गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपके सामने से पहली की क्लास में मैं आषाढ़ के एक दिन के तृतीय अंक में जब कालिदास अपने मन की व्यथा को मल्लिका के सामने प्रकट कर रहा है वह शुरू किया गया था, जिसमें यह था कि उसने यह बोला था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद जब मुझे प्रतिष्ठा और सम्मान का वातावरण मिलेगा तो मैं कैसा अनुभव करूँगा, यह मैं स्वयं अपने बारे में नहीं जानता था। लेकिन मेरी यह आशंका निराधार नहीं थी। क्योंकि वह वातावरण पूरी तरह से मुझे छा लेगा। क्योंकि एक अभावपूर्ण जीवन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। साथ ही साथ उसने बोला कि एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र और एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र और एक जो काव्य रचना कर रहे हैं, काव्य सृजन कर रहा है, कवि का अधिकार क्षेत्र, दोनों का अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न होता था। इसलिए दोष जो है वह मेरा था। मैं यही समझता था कि धीरे धीरे मैं अपने आप को समय के अनुसार ढाल लूँगा, लेकिन अंत तक भी मैं अपने को नहीं ढाल पाया, जिसके कारण मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और फिर मैंने पाया एक दिन अपने आप को कि मैं सर्वथा टूट गया। क्योंकि मैं वह व्यक्ति ही नहीं हूँ जिसका कि उस विशाल के साथ कोई संबंध हो सकता। यहाँ तक आपका करा दिया गया था। अब आगे आप देखिएगा कि कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, अब वही उसे स्पष्ट करना है, तो इसलिए क्षण भर चुप रहता है और फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। यदि आप में से किसी ने ध्यान दिया होगा तो प्रियंगु मंजरी जब मल्लिका से मिलने आई थी उस समय मल्लिका से उसने कहा था ये तो नहीं आते, किंतु मैं ही इन्हें हट करके इधर से ले आई हूँ। इसीलिए वो ये बात कह रहा है कि कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं यानी पर्वतों की चोटियाँ मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगे। मूक यानी बिल्कुल चुपचाप वो मुझसे पूछेंगी। क्योंकि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसका आसपास के वातावरण पर तो जिस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आसपास का वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कश्मीर जाते हुए मैं क्यों नहीं आना चाहता था। क्योंकि यह ग्राम प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला सब मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ। संवरण करना यानी रोक, और लोभ वही प्रतिष्ठा और सम्मान का जो लोभ था उसका संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। अर्थात मैं आया, पहली बात तो मैं आना नहीं चाहता था। क्यों नहीं आना चाहता था? मुख्य प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर उसने मल्लिका का उल्लेख नहीं किया हुआ है, लेकिन वह संकेतात्मक रूप में कि यह सभी मुझसे मुख्य प्रश्न करेंगे कि तुम 2 साल उधर और फिर इतने सालों तक यहाँ रहे, तुम आए नहीं, तो यहाँ का कुछ भी हालचाल नहीं लिया। तो ये मुख्य प्रश्न एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि फिर भी मैं यहाँ आया और सुखी नहीं। उस चीज़ को उसने स्वीकार कर लिया कि मुझे लोभ था, लालच था, उसी संवरण को मैं रोक नहीं पाया, जिसके कारण कि मैं फिर वापस चला गया। और लेकिन उस बार आकर भी मैं यहाँ सुखी नहीं हुआ। क्यों? मुझे अपने से वितृष्णा हुई, अर्थात मुझे अपने से ही घृणा हो गई। क्यों घृणा हुई? उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। द्वितीय अंक में विलोम जब आकर के कहता है अंबिका से कि आज सारे ग्राम प्रदेश में तुम्हारे सौभाग्य की घोषणा हो रही, तो कहती है हाँ चलो बाहर चल कर के मैं अपने सौभाग्य की घोषणा कर दूं। तो कहते हैं ना, बाहर के लोग आज बहुत ज़्यादा जो नए अतिथि आए हैं उनके स्वागत के लिए अनेक प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसके कारण कोई भी तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए समय
नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज़ वो कह रहा है कि कम से कम यदि हम गलत कर रहे थे तो कम से कम ग्राम प्रदेश के दूसरे लोगों को तो मुझे बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताना तो दो, उन्होंने तो उसको भी जैसे एज उत्सव की तरह मनाया। इसीलिए वो कह रहा है कि उस बार मुझे जब मैं आया तो मुझे अपने से वितृष्णा हुई, और सबसे अधिक वितृष्णा इसलिए हुई क्योंकि मेरे आने के दिन को इन लोगों ने उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था। अर्थात मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरा मन कर रहा था, सॉरी मेरी बुद्धि कह रही थी, लेकिन मन जो था वो लोभ और लालच में घिरा हुआ था, जिसके कारण और जब मैं यहाँ आया तो कम से कम कोई मेरे को मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि सबने उसे उत्सव की तरह मनाया, जिसके कारण उस समय मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था। परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो प्रियंगु मंजरी से विवाह कर चुके थे, जिसके कारण कि वो मुक्त होना चाह करके भी मुक्त नहीं हो पा रहे थे। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। तुम्हारी आंखें, क्योंकि प्रथम अंक में मैंने आपको कहा भी था कि पेज नंबर 46 पे देख लीजिए, जब वो कहता है ना कम से कम तुम अपनी आंखें देख पाती, तो तुम्हारी आंखें और मेरा मन क्या था? अस्थिर था। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मन तो कह रहा था कि मैं यह गलत कर रहा हूँ, लेकिन लोभ का संवरण न होने के कारण मैं उसकी तरफ बढ़ गया था, और दूसरी चीज़ अब ऐसा उलट पीछे भी नहीं मुड़ सकता था, इसलिए और मुझे लगता था कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर दें। मैं इससे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था, इसीलिए मैं नहीं आया। अब आपको स्पष्ट होगा, एक तो आप कह दीजिएगा ग्राम प्रदेश, पर्वत श्रृंखला इत्यादि मेरे सामने मुख्य प्रश्न लिए हुए थे। दूसरी चीज, तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को अस्थिर कर देती, और साथ ही साथ मेरे अंदर लोभ था और उस लोभ का संवरण नहीं कर सकता था। और नेक्स्ट बात यही है, क्योंकि मैं अब इतना आगे बढ़ चुका था कि वहाँ से फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं था। उसका भी कुछ परिणाम, मैं जानता था तुम पर इसकी क्या प्रक्रिया हो। क्यों? क्योंकि भाई वो तो जान रहा है ना कि वो वहाँ जबकि तय किया था जाते वक्त कि मैं जब भी आऊँगा तो ऐसे पर्वत श्रृंखला पे हम लोग चलेंगे, तो इसीलिए कह रहा है कि मुझे मालूम था कि तुम जब इस बात को सुनोगी कि मैं यहाँ आया हूँ और नहीं आया तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। आपको याद होगा जब वो घायल हरिण शावक को लेकर आया था, तब उसने कहा था माँ को पता है कि वर्षा में हम तुम्हारे साथ थे, और एक बार नहीं 2 बार कहा था, माँ बहुत गुस्से में इत्यादि सब कुछ कहा था, लेकिन फिर भी कालिदास ने उसे जवाब नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति खुद ही आत्मसीमित माँ तो कह ही रही है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि पहली चीज़ तो तुम्हारे पे क्या प्रक्रिया होगी ये मुझे पता है, और दूसरा ये भी था कि ये समाज के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, यह भी था। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। ये देखिए, ये क्यों? क्योंकि कालिदास जान रहा था कि इसका कालिदास के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति जो प्रेम है वह निश्चल है, पवित्र है, जिसके कारण उसने कहा कि यद्यपि तुम्हारे मन में प्रक्रिया हुई होगी, लोगों ने भी बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन मैं निश्चिंत था कि तुम मुझ में कोई भी दोष नहीं देखोगी। और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा। लोभ का संवरण नहीं हो रहा था, जिसके कारण चले तो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन अस्थिर है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ खुश रह सकता हूँ, जिसके कारण उन्होंने कहा कि ये निश्चित था कि एक विनोबा भावे से एक बार लोगों ने पूछा कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, खुश रहना, तो उन्होंने यही बात बोली कि जीवन का जो लक्ष्य है वह खुश रहना, उसके लिए नौकरी
चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, आलीशान सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मानो जब तक व्यक्ति के अंदर आत्म संतुष्टि नहीं होगी, चाहे वह बड़े से बड़े बंगले में क्यों ना रह रहा हो, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में क्यों ना घूम रहा हो, लेकिन वह खुश नहीं रह सकता। यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें ये मालूम था, लोभ का संवरण नहीं था, इससे जा रहे हैं, लेकिन ये मालूम था कि एक न एक दिन इन्हें फिर यहाँ वापस आना ही होगा, जिसके कारण उन्होंने ये बात कही कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूँगा। और तुम्हें अपने मन का जो द्वंद्व है, द्वंद्व अर्थात अनेक प्रकार के जो विचारों का मन में चल रहा है चक्रव्यूह, उसका द्वंद्व जो होगा का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, अर्थात मुझे नहीं मालूम था कि ये द्वंद्व जो है वह एक व्यक्ति, क्योंकि मल्लिका की जो स्थिति है या मल्लिका के घर की जो स्थिति है, उनके कारण उन्होंने ये बात कही है कि ये नहीं मालूम था कि जो द्वंद्व है वह एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता, अर्थात जिस प्रकार से आप कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक उसी प्रकार कालिदास का ये था कि ताली एक हाथ से बजती है। मेरे मन में द्वंद्व चल रहा, तो जो जो परिस्थितियां हुई, जो मैं खंडित हुआ, टूटा, थका, हारा, सब कुछ हुआ, वह सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे यही था कि जो द्वंद्व होगा वह एक व्यक्ति तक सीमित होगा, परिवर्तन केवल एक दिशा को व्याप्त करेगा, लेकिन वह केवल एक दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। अब वो कालिदास नामक पात्र के द्वारा मोहन राकेश ने कहा, मल्लिका तो अपना जीवन किसी तरह जी ही रही थी, उसने तो कहीं कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज जब उसने ये बात देखी तब वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत व्यर्थता का बोध होता, अर्थात मैं क्यों यहाँ वापस आया। आप इसी से इस व्यक्ति का चित्त जो माने कहा था ना, स्थिर चित्त, या वो खुद ही कह रहा है, जिससे आप देख लीजिए कि आज कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर के अब बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि मल्लिका के और इसके विचारों में इसने देखा, जो मल्लिका ने किवाड़ बंद किया, या घर की जो स्थिति, या वस्तु विन्यास की जो स्थिति, इन सब के कारणों, या मल्लिका का जो पहले का व्यवहार था और आज के व्यवहार में जो परिवर्तन है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा। फिर झरोखे के पास चला जाता। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, अर्थात तो क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि व्यक्ति की योग्यता का 1/4 अंश इस ग्राम प्रदेश से तुम्हारा हो गया है, शेष पूर्ति तुम्हें पद और प्रतिष्ठा के द्वारा होगी, जिसके लिए कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो अब उसी के लिए कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ जाके जब पद प्रतिष्ठा पा गया तो मैंने जो रचनाएं की हैं वह सारी रचनाएं वहाँ के ग्राम प्रदेश के वातावरण यानी पद प्रतिष्ठा के द्वारा हुई है। तो कह रहा है कि उस जीवन और वातावरण में जो कुछ भी लिखा हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। याद होगा आपको कि प्रियंगु मंचरी भी कह रही थी कि वह यहाँ के वातावरण से बहुत सी चीज़ें ले जाना चाहती हैं इस ग्राम, यहाँ के जैसे मकान बनाना चाह रही हैं, पशु पक्षियों को, औषधियों को, मातुल के घर, यहाँ के अनाथ बच्चों को पढ़ाना इत्यादि, अर्थात वो यहाँ के वातावरण को वहाँ ले जा कर के बना देंगी तो वह साहित्य करेंगे। तो उसी पर वो कह रहा है कि लोग भले सोचते हैं कि मैं वहाँ के जीवन और वातावरण में रह कर के बहुत कुछ लिखा हूँ, लेकिन गलत है। मैं जो कुछ भी लिखा हूँ वह यहाँ के ही वातावरण का है, जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। क्योंकि मैंने जो अपने मन में एकत्र किया था भावनाएं इस जीवन और वातावरण के लिए, वही जीवन और वातावरण का मैंने लिखा है। वहाँ जा कर के आप लोगों ने जो ये कहा था कि व्यक्ति की योग्यता जो है शेष पूर्ति, जो केवल 1/4 उसकी योग्यता करती है, और शेष पूर्ति पद और प्रतिष्ठा, ये आप संदेश में डाल दीजिएगा और संदेश में आप ये स्पष्ट कर दीजिएगा कि उस चीज़ को उन्होंने कहा कि नहीं,
व्यक्ति का जहाँ पे मन संतुष्ट हो रहा है, जिस स्थान विशेष, व्यक्ति की योग्यता ही उसकी प्रतिष्ठा का निर्माण करती है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 रचनाओं के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कुमार संभव है, मेघदूत है और अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभव में हिमालय पर्वत पर है और तपस्विनी उमा है, यानी पार्वती है। उसके लिए अंडरलाइन करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको क्वेश्चन आता है कि आषाढ़ का एक दिन इनकी किस पुस्तक पर आधारित है, तो उसे मेघदूत लिखिएगा। किस पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिला, अरे राज कवि का पद मिला, तो उसे आप ऋतु संहार लिखिएगा। कुमार संभव इत्यादि के बारे में या जो और के बारे में वो उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि जो रचनाएं उन्होंने लिखी वह क्यों यहाँ के जीवन का संचय था। तो पहला उन्होंने कुमार संभव की पृष्ठभूमि यानी भूमिका में यह हिमालय है, अर्थात यह वन प्रदेश क्या है, हिमालय है। और तपस्विनी उमा अर्थात पार्वती जो तपस्विनी है वह तुम। तो ये इसलिए यहाँ के जीवन का संचय हो गया कि मैंने जो उसमें हिमालय पर्वत का वर्णन किया वह इस ग्राम प्रदेश का और पर्वत श्रृंखला का वर्णन किया, और उसमें जो उमा की तपस्या इत्यादि दिखाई गई है वह उमा के रूप में तुम ही दिखाई गई। नेक्स्ट देखिएगा मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया था कि यक्ष को कर्तव्य भ्रष्ट होने का शाप मिला है, तो यक्ष को जो दुख है, पीड़ा है, उसको कालिदास ने अपने ऊपर लिया। और विरह विमर्दिता, विरह क्योंकि पति से अलग हो गई है, विमर्दिता अर्थात उस दुख में जलती हुई यक्षिणी, यानी यक्ष की पत्नी यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। क्यों? क्योंकि उसमें मेघदूत में यक्ष जो है वह चित्रकूट के जंगलों में रहता है और यक्षिणी जो है वह कुबेर की राजधानी में रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा है कि कालिदास जो है वह राजधानी में रह रहा है और मल्लिका जो वह ग्राम प्रदेश में रहे। इसीलिए उन्होंने बोला है मेघदूत में 2 पात्र हैं, यक्ष और यक्षिणी। यक्ष के रूप में मैं हूँ, मेरी पीड़ा है, दुख है, और यक्षिणी के रूप में तुम हो। लेकिन वहाँ पर मैंने अपने आप को ग्राम प्रदेश में दिखाया है और तुम्हें जो है वह नगर में दिखाया है। थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया केवल तुम्हारे जीवन और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया है। यहाँ पे आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि वो यही बात कहता है कि मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया सिर्फ तुम्हारे जीवन और अपने जीवन के इतिहास को दोहराया है, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो कोई भी रचना प्राणवान नहीं हुई, अर्थात उस रचना का कोई भी मूल्य, अर्थात उसमें जो जागरूकता चाहिए, जो उत्साह चाहिए, वह नहीं आया। रघुवंश जो रामचंद्र के वंश का लिखा गया है, रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। आप 3 याद रखिएगा केवल, क्योंकि 3 ही नंबर पे आ सकता है। कुमार संभव में कर लीजिएगा, उमा जो है वह मल्लिका के लिए है और हिमालय पर्वत का जो वर्णन है वो ग्राम प्रदेश का है। दूसरा मेघदूत में यक्ष कालिदास है, यक्षिणी मल्लिका है। बस यहाँ पर गलत ये हो गया है कि यक्ष को इन्होंने चित्रकूट में था तो उसको राजधानी में रहते हुए अपने को इन्होंने ग्राम प्रदेश में दिखाया है, और मल्लिका को इन्होंने घरवाद में दिखाया है। थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी।